हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपको फिर से गोस्वामी ग्लोबल स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज फिर बिहार में ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एनुअल एग्ज़ाम हुआ है, तो हम इनका डिटेल एनालिसिस करेंगे विद पूरे फुल ऑप्शन के साथ। तो आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो पसंद आने पर और सही डिस्कशन होने पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। हम सेट सी का डिस्कशन करेंगे और सभी के क्वेश्चन आप लोग जानते ही हैं पहले से कि सबका क्वेश्चन एक ही जैसा होता है, बस सेट का ही फर्क होता है। ऑप्शन क्वेश्चन 1 नंबर, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर हम बता दिए हैं कि गुच्छित बस्तियां। निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग समवर्ग नहीं है? निवल हुआ क्षेत्र, प्रति भूमि, कृषि योग्य भूमि, व्यर्थ भूमि, सीमांत भूमि। इसका राइट आंसर होगा दोस्त सीमांत भूमि। निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? कानपुर आप लोग जानते हैं कि गंगा नदी किनारे है और आगरा यमुना नदी किनारे है। पटना गंगा नदी किनारे है, लेकिन भोपाल कोई भी नदी के किनारे नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक नगर नहीं है? आप लोग जानते हैं कि पिलानी इसका राइट आंसर होगा। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट गेहूं के प्रोडक्शन में पड़ा था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? मृदा निम्नीकरण का मतलब होगा कि सॉइल पोल्यूशन, मतलब भूमि का मतलब प्रदूषण से मतलब है यहाँ पे। अनालिका अपर्दन, वायु अपर्दन, सिल्ट का जमाव, मृदा लवणता। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मृदा लवणता। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? लेकिन सबसे अधिक यहाँ पे पूछने का इसका क्वेश्चन का प्रमुख कारण क्या है कि सबसे अधिक सूखा कहाँ पड़ता है? आप लोग जानते हैं कि राजस्थान, खासकर कच्छ वाला एरिया। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल के उपागम है? ह्यूमन ज्योग्राफी का अप्रोच पूछ रहा है। प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विविधीकरण, स्थानिक संगठन। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्त डी, सभी का सभी मानव भूगोल का उपागम है। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। मानव भूगोल से और क्षेत्र भौतिक भूगोल दोनों से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्त सी हो जाएगा। लिंग भूगोल, मानव भूगोल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? लिंग भूगोल, लिंग का मतलब यहाँ है दोस्तों जेंडर। आप लोग जानते हैं कि जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, इसलिए इसका लिंग निर्धारण भी मतलब समाज करता है। इससे रिलेटेड हम बोल सकते हैं इसका राइट आंसर दोस्त सामाजिक विज्ञान हो जाएगा, सॉरी सामाजिक भूगोल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या है? विरल जनसंख्या का मतलब वैसा एरिया जहाँ जनसंख्या बहुत कम पाया जाता है, जहाँ सघन बस्ती नहीं हो। दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है, पश्चिमी यूरोप में भी जनसंख्या पाया जाता है, लेकिन पश्चिमी यूरोप में यहाँ पर अधिक मरुस्थल पाया जाता है, जिसके कारण और विषम जलवायु भी पाई जाती है, जिनके कारण यहाँ पे विरल जनसंख्या पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? आप लोग जानते हैं कि भारत में लगभग 140 प्लस करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख घटक क्या है? ऐसा कंपोनेंट जो जनसंख्या को परिवर्तन करता है उसको जनसंख्या परिवर्तन का घटक कहते हैं। आदमी का जन्म भी होगा तो जनसंख्या परिवर्तन होगा, उनका मृत्यु भी होगा तो जनसंख्या परिवर्तन होगा, उनका प्रवास मतलब इधर उधर जाएगा, जनसंख्या में परिवर्तन होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? पुरुष एवं महिला जनसंख्या दोनों से है। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब हुआ था? पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 में प्रारंभ किया गया था। मुक्त आकाश नीति 1972, 92, 82, 62। हमारे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए 1992। नेक्स्ट, निम्नलिखित पत्रों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर है? पूर्वी तट पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो भी इसको हम कोंकण तट बोलते हैं, जिसमें गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक का हिस्सा पड़ता है।
मंगलुरु भी मतलब कोंकण तट के हिस्सा में आता है, पश्चिमी तट के एरिया इलाके में होता है। पूर्वी पूर्वी पश्चिमी तट पर है, ये भी पश्चिमी तट पर है, ये भी पश्चिमी तट पर है, हालांकि पूर्वी तट पर आता है आंध्र प्रदेश में, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? नाहवा साहब बंदरगाह को नाहवा सिवा बंदरगाह को हम लोग जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ये हल्दिया है जो पश्चिम बंगाल में, मुंबई महाराष्ट्र में, पारादीप है जो उड़ीसा में है। इसका इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोंकण रेलवे का विस्तार। कोंकण रेलवे आप लोग जानते हैं कि पश्चिमी तट पर है, जिनको हम सह्याद्री के भी नाम से जानते हैं। तो गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र तीनों के तीनों पश्चिमी तट पर आता है, यानी कोंकण रेलवे मार्ग का विस्तार यहाँ पे पाया जाता है, लेकिन गुजरात में नहीं पाया जाता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्त कोलकाता से हावड़ा तक। नेक्स्ट, रानीगंज प्रसिद्ध है तांबा के लिए, हीरा के लिए, कोयला के लिए, यूरेनियम के लिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कोयला के लिए। रानीगंज कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। रानीगंज कोयला का प्रमुख खदान है दोस्तों। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत किस अवस्था में घटती हुई जन्म दर एवं घटती हुई मृत्यु दर होती है? हालांकि एक क्वेश्चन को आप डाउट में रखिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि पूरे बिहार में स्टूडेंट से क्वेश्चन तो अनुमान से बनाया होगा, लेकिन सही नहीं किया होगा, उनको समझ पर ही आधारित क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, रटा रटाया होगा जो तो सही कर ही दिया होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया होगा ये क्वेश्चन, हालांकि हमको भी उतना समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा वायु वर्ग कार्यशील जनसंख्या प्रतिनिधित्व करता है, यानी वर्किंग पॉपुलेशन? वैसा एज रिप्रेजेंट करना चाहिए जो वह कार्यशील हो, मतलब वर्किंग पैलेस पर हो। तो आप लोग जानते हैं कि 15 से लेकर 59 वर्ष के बाद भी रिटायरमेंट है, और 15 वर्ष से पहले किसी भी मतलब निजी कारखाने या सरकारी कारखाना में बच्चे को नहीं लगाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानव विकास का उपागम है? ह्यूमन डेवलपमेंट का अप्रोच। आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश का है? हालांकि इसको हम देखा जाए तो करंट की दृष्टि से स्विट्जरलैंड होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में स्विट्जरलैंड नहीं है, और सेकेंड स्थान पर नॉर्वे का स्थान आता है, इसलिए हम नॉर्वे को सही करेंगे। ब्राज़ील के बड़े कॉफ़ी बागान को क्या कहते हैं? कॉफ़ी बागान को ब्राज़ील में हम फेजेंडा कहते हैं, और कॉफ़ी बंदरगाह को हम लोग सेंटोस कहते हैं। नेक्स्ट, रबड़ किस प्रकार के कृषि उपज है? रोपण कृषि, भूमध्यसागरीय कृषि, गहन कृषि, मिश्रित कृषि। रबड़ एक प्रकार का रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। बेल्ट्स घास का मैदान है जो शीतोष्ण घास का मैदान है, ये खास कर दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नोवा मुंडी लोवयस्क किस क्षेत्र में पाया जाता है? लोवा मुंडी लोवयस्क इसका झारखंड में पाया जाता है। यहाँ से नोवा मुंडी है ना, यहाँ से लोवयस्क का खनन होता है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन सा रेडियो सक्रिय खनिज है? रेडियो सक्रिय खनिज है इनमें से यूरेनियम। पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइट से है, बॉक्साइट का ये प्रकार अयस्क है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राउरकेला है उड़ीसा में। राउरकेला है जो
सेकेंड 5 ईयर प्लान में बनाया गया था जर्मनी की सहायता से। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। नीरू मीरू संबंधित है जल संभर प्रबंधन से, वाटर सेट मैनेजमेंट। आसियान का मुख्यालय जकार्ता। इसमें वर्तमान समय में 11 देश है। झील के किनारे किस प्रतिरूपी की बस्तियां होती है? हालांकि और दोस्तों अगर से नदी पूछता तो इसके आसपास के इलाके को हम लोग बोलते हैं बस्ती, तो ये रेखीय हो जाता। अगर से यहाँ पे झील के जगह पर नदी होता ना तो इसका आंसर रेखीय होता। हालांकि झील है तो आप लोग झील के शेप जानवे करते हैं कि लगभग गोलाकार होता है, इसलिए इसका बस्ती भी कथी होगा? गोलाकार होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन सा प्रशासनिक नगर है? बीजिंग, अदिस अबाबा, लंदन। इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों इनमें से सभी होगा। बीजिंग आप लोग जानते हैं कि चीन की राजधानी है, और लंदन यूनाइटेड किंगडम का, अदिस अबाबा इथियोपिया का। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है दोस्तों कैनबरा। यहाँ पे वर्ल्ड की सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया के सेकेंड बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट, विश्व व्यापार संगठन। हालांकि डब्ल्यूटीओ का पूर्व नाम GATT यानी गैट ही था। 1 जनवरी 1995 में इसका नाम चेंज भी हो गया, अर्थात हम बोल सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। जीन गोटमैन एक प्रकार का जीन गोटमैन का संबंध है सनगार से, गांव से। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मेलापोलिस। यह फ्रांस और यूएसओ को संयुक्त रूप से मूल भूगोलवेता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय समस्या है? नगरीय समस्या, नगरों में रहने वाले लोगों को जो भी समस्या होती है उस सब नगरीय समस्या को आते हैं। जैसे यहाँ पे पेयजल की जब कमी हो जाएगी तभी समस्या होगा, वायु प्रदूषण होगा तभी नगर में समस्या हो जाती है, और मलिन बस्ती जैसे गंदगी बस्ती हो गया तो इस मलिन बस्ती भी के अंतर्गत हम रखते हैं। तो इस सभी के सभी क्या है? नगरीय समस्या है, इसलिए हम इनमें से सभी को हम सही करेंगे। जिब्राल्टर का संबंध है, जिब्राल्टर है क्या? जिब्राल्टर एक प्रकार का दोस्तों जल संधि है, इस बार इंग्लैंड का अधिकार है। यह क्या है? समुद्री मार्ग है जो यूरोप को अफ्रीका से ऐड करता है, मतलब जोड़ता है दोनों को, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ता है। कौन? जिब्राल्टर जल संधि, इस पर इंग्लैंड का अधिकार है। इनसेट का संबंध क्या है? इनसेट एक प्रकार का दोस्तों सैटेलाइट है, संचार उपग्रह है। भारत एक सदस्य है आसियान का, साफ्टा का, ओपेक का। तो इसका दोस्त होगा OECD। आसियान का तो है नहीं, ओपेक का तो है नहीं, OECD का है नहीं। आसियान का है नहीं, ओपेक का है नहीं, OECD का होगा दोस्तों कहीं। ओपेक, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। इसका मुख्यालय दोस्तों वियना में। वियना किसकी राजधानी है दोस्तों? ऑस्ट्रिया की। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में, भूमध्य सागर को लाल सागर से, अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रशांत महासागर से को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है पनामा नहर। पनामा नहर है दोस्तों ये मध्य अमेरिका में स्थित है, खासकर कोस्टा रिका वाला एरिया में। चैनल टनल जोड़ता है
पेरिस, लंदन, लंदन, बर्लिन, बर्लिन और पेरिस को। तो यह पेरिस और लंदन को जोड़ता है। डोरपतन, डोरपोर्ट, डोरपोर्ट है दोस्तों इंग्लैंड में। इसके नाम पर एक डोर जल संधि भी पाया जाता है, डोर चैनल। निम्नलिखित में से कौन सा एकल कृषि का उदाहरण नहीं है? नाम से ही पता चलता है दोस्तों, मिश्रित कृषि। इसमें एक ही भूखंड में बहुत सारे कृषि के उपज होते हैं, तो मिश्रित कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रोपण कृषि में जैसे आप लोग जानते हैं कि कपास पास हो गया, सॉरी, और मतलब धान उन हो जाएगा इसके अंतर्गत। व्यापारिक कृषि होगा नहीं, डेयरी कृषि होगा ना। डेयरी कृषि के अंतर्गत हम लोग पशुपालन रखते हैं, घी हो गया, दूध का उत्पादन करते हैं डेयरी कृषि में हम लोग। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? सीमेंट उद्योग है नहीं, लौह इस्पात उद्योग है नहीं, रबड़ उद्योग है ना दोस्तों, तो कृषि आधारित उद्योग है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रूर कोयला क्षेत्र कहाँ है? ये जर्मनी में है दोस्तों। जर्मनी में एक नदी का नाम है राइन रिवर, राइन नदी। ये दुनिया के सबसे स्वच्छ नदी कहा जाता है। यहाँ से कोयले का व्यापार होता है इसी नदी से होकर। और रूर कोयला क्षेत्र लगभग जर्मनी का 80% कोयले का उत्पादन करता है। यह कोयला क्षेत्र विश्व की अग्रणी कोयला खनन क्षेत्रों में से आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तृतीय क्रियाकलाप कुटीर उद्योग, खनन, सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण। निम्नलिखित में से कौन आधार खाद्य प्रसंस्करण, सॉरी नहीं होगा, सेवा होगा तृतीय क्रियाकलाप का। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? पूंजी, ऊर्जा, बाजार। इनमें से सभी होगा दोस्तों। कैसे? इनमें से तीनों में से कोई भी एक नहीं रहेगा तो औद्योगिक स्थापना हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनका तीनों फैक्टर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है? द्वितीय क्रियाकलाप खाद्य प्रसंस्करण, फुटकर व्यापार, खेती और अखेट खान संग्राहक। इसलिए द्वितीय खाद्य प्रसंस्करण इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कैसे? इसमें प्राथमिक स्रोत पर प्राथमिक क्रियाकलाप पर डिपेंड करता है। पनामा नहर की लंबाई है दोस्तों 72 किलोमीटर। पनामा नहर यह मध्य अमेरिका में पाई जाती है। भारत में जनसंख्या के वार्षिक दर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 1.64%। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम वही होगा दोस्तों जहाँ आदमी यानी मतलब सघन जनसंख्या नहीं होगा, विरल जनसंख्या होगी, और वहाँ के अनुकूल जलवायु की अपेक्षा विषम जलवायु होगी, जैसे हम अरुणाचल प्रदेश के ले लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, आप लोग जानते हैं दोस्तों, 121 करोड़ थी उस समय 2011 में भारत की जनसंख्या। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 वर्ष की आयु में लिंगानुपात न्यूनतम है? सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं लिंगानुपात का मतलब होता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब होता है 1000 मेल पर कितने फीमेल की संख्या हो रहा है, इसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हरियाणा। भारत में जनगणना पहली बार हुआ था। भारत में जनगणना पहली बार हुआ था 1881 में। 1881 में दोस्तों 10 की जनगणना मतलब था, रूल बन गया कि 10-10 वर्ष पर भारत की जनगणना होगी। जनगणना सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि 1872 में ही लॉर्ड मेयो के काल में भारत की पहली जनगणना हुई थी, लेकिन मतलब इसके 9 वर्ष बाद 1881 में भारत की 10वीं जनगणना हुई, मतलब वैज्ञानिक पद्धति पर भारत की जनगणना। इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा। मानव विकास सूचकांक में मतलब HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है? मतलब इसमें प्रथम श्रेणी में कौन राज्य आता है? केरल।
शिक्षा में भी सबसे आगे है। निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? इसका भी राइट आंसर होगा दोस्तों केरल। निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। नरमा, नरमा क्या है? नरमा संबंधित है दोस्तों चाय से, गेहूं से, कपास से। आप लोग जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान वाले एरिया में कपास के एक किस्म है दोस्तों नरमा, वहाँ पे उगाया जाता है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, इसलिए इसका राइट आंसर कपास हो जाएगा। नरमा क्या है? नरमा एक कपास का एक प्रकार का किस्म है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है? छोटी बेसिन, नर्मदा एक नदी है दोस्तों, कृष्णा भी नदी है, तापी भी नदी है, गोदावरी भी नदी है। तो इनमें से सबसे छोटी जो नदी होगा उसका भी छोटी नदी बेसिन होगी। बेसिन होता क्या है? अक्सर एक नदी है, मान लीजिए नदी है, ये आसपास के एरिया वाले, जैसे नर्मदा बेसिन हो गया, कृष्णा बेसिन हो गया, तापी बेसिन हो गया, गोदावरी बेसिन हो गया। नदी के आसपास के इलाके को हम लोग नदी बेसिन बोलते हैं, जहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है, कृषि की जाती है, पशुपालन होती है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि नर्मदा नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी की अपेक्षा तापी नदी सबसे छोटी है, इसलिए इसका नदी बेसिन भी छोटी होगी। इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगी। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? यानी दक्षिण भारत में सबसे अधिक कृषि किससे की जाती है? नहर से, नलकूप से, तालाब से। आप लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक कृषि तालाब के माध्यम से की जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तालाब हो जाएगी। बैलाडीला, बैलाडीला एक जगह का है दोस्तों, और यह बैलाडीला है जो छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे लौह खनन की जाती है, लौह अयस्कों का, लौह अयस्क या खनिज का खनन होती है दोस्तों। यह छत्तीसगढ़ में है बैलाडीला। निम्नलिखित में से कौन अभ्रक में अग्रणी राज्य है? इसका दोस्तों राइट आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश। लेकिन ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों झारखंड। काकरापार, काकरापार किस राज्य में स्थित है? काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिससे बिजली का उत्पादन होता है, बिजली उत्पादन होता है। काकरापार गुजरात में है नहीं दोस्तों, सॉरी राजस्थान में है नहीं, गोवा में है नहीं, कर्नाटक में है नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा गुजरात। गुजरात में काकरापार है। काकरापार एक जगह का भी नाम है जहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसलिए दोस्तों सभी का सभी ऑब्जेक्टिव हम डिटेल एनालिसिस आप लोगों को करा दिए हैं। आप लोगों को अच्छा लगा होगा एनालिसिस, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल को, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं ऐसा ही आपके लिए फिर से लाए वीडियो।